नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पॉलिटिकल पंचायत में आज हम बात करने वाले हैं डीपी वत्स की। डीपी वत्स की और डीपी वत्स के उस बयान को लेकर, जिस बयान को लेकर अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस बयान को लेकर बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि डीपी वत्स ने अपने ही एमपी और एमएलए को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसने सियासत में कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि सियासी गलियारों में एक ऐसा शोर मचा दिया है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही आज हम चर्चा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस गुटबाजी ना होने की दुहाई बेशक दे, लेकिन देखने को मिल जाती है बार बार। उसकी जो तस्वीरें हैं हम सबके सामने आ जाती हैं। चरखी दादरी में आज क्या कुछ हुआ यह आपको हम दिखाएंगे भी। उसके बारे में जो बार बार सफाई पहले भी पेश की जाती रही है, एक बार फिर से आज सफाई क्या पेश की गई है यह भी आपको हम बताएंगे। इन दोनों मसलों को लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। लेकिन सबसे पहले आपको हम डीपी वत्स के उस बयान को सुनवाते हैं जिस बयान को लेकर वो अपने ही एमपी और एमएलए के टारगेट पर आ गए। कोई गार्ड का खड़ा है, कोई राजपूत रेजिमेंट का, कोई मीडियम रेजिमेंट का, और एक आध बांग्ला से आया हुआ भाई जाट रेजिमेंट का भी मिल जाए मैंने। तो ये मेरा आने का कारण है। और सबसे बड़ा कारण पता है कि बीजेपी के एमएलए एमपी ऐसा ज्ञान हो रहा है ना, बोला कुत्ता के लोग पाछे पड़ जाया करें। तो भाई ऐसा हालात में फौजी घूमेगा, बाकी आम शाना मानस तो आवे कोई नहीं। तो आपने सुना डीपी वत्स को, डीपी वत्स का किस तरीके से एमपी एमएलए को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है। अब इस बयान को किसान आंदोलन को लेकर जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी के जो एमपी और एमएलए हैं लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि जेजेपी के नेता भी इसमें पीछे नहीं है, जेजेपी के नेताओं का विरोध भी किसानों की ओर से लगातार किया जा रहा है। हालांकि जब भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं से बातचीत की जाती है तो उनका साफ तौर पर यह कहना होता है कि ये जो विरोध कर रहे हैं वो या तो कांग्रेसी हैं या फिर वो इनेलो के कार्यकर्ता हैं, इनेलो के नेता हैं, जबकि किसान हमारा किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर डीपी वत्स की आप पूरी बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो डीपी वत्स इसमें आगे ये भी कहते हैं कि वो तो एक फौजी की हिम्मत है, क्योंकि मैं फौजी रहा हूं और इसीलिए एक फौजी में ही वो हिम्मत है कि वो ऐसे समय में भी, ऐसे हालात में भी लोगों के बीच में जा सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, उनसे मुलाकात कर सकता है और उनके बीच जाकर अपनी बात को भी रख सकता है। लेकिन आज कोई भी एमपी एमएलए ऐसा नहीं है बीजेपी का जो लोगों के बीच में आज जा पाए। तो आज इन दोनों मसलों को लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जी हैं और इसके साथ ही भाग सिंह दमदमा जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हमारे साथ वंदना पोपली जी होंगी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। जैसे ही वो दोनों भी हमारे साथ आएंगे हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी सवाल जवाब होगा। लेकिन सबसे पहले मैं संजीव भारद्वाज जी आपसे जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं डीपी वत्स के इस बयान को। ये पूरा बयान आपने सुना होगा, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? अमित जी, मैं आपको बताऊं, उन्होंने वत्स साहब ने ये सच्चाई उनके यकायक निकल गई और इसका खामियाजा उनको किस तरह से भुगतना पड़ेगा ये तो परमात्मा, उनकी पार्टी और वो स्वयं जानते हैं। लेकिन इसके बारे में उनका कल बयान भी आप अखबारों में देख लेना। उनका बयान सुबह, वो फौजी जरूर है लेकिन सुबह आएगा बयान के मैंने ये ऐसा इसलिए नहीं बोला था, इसलिए बोला था। जब इतने बड़े कद का नेता और इतने बड़े कद का व्यक्ति इस टाइप की बातें कर रहा है तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर एक लांछन लगाने की प्रक्रिया करती है सत्तारूढ़ दल। अदरवाइज हमारा इस बात में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा से कोई बात कही है तो हम क्या टिप्पणी दें इस बारे में। ठीक है संजीव जी, लांछन किस तरीके से लगाया है वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुनाई है। मैं आपसे अगला सवाल भी करूंगा क्योंकि लांछन तो आप पर भी बहुत लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरीके से आपस में हर बार भिड़ जाते हैं, इसको लेकर भी हमें चर्चा करनी है। खैर आगे बढ़ते हैं। भाग सिंह दमदमा जी,
आप कैसे देख रहे हैं डीपी वत्स के इस बयान को? और इससे पहले रामचंद्र जांगड़ा की ओर से जो कुछ कहा गया, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। उनका यह मानना है कि ये तो फिजूल के लोग हैं जो दिन में ताश खेलते हैं और रात में दारू पीते हैं। आप सहमत हैं उनके इस बयान से? डीपी वत्स की जो ओर से जो कुछ कहा गया, रामचंद्र जांगड़ा की ओर से जो कुछ कहा गया, क्या जननायक जनता पार्टी जेजेपी इसका समर्थन करती है? देखिए अमित जी, 1% भी जननायक जनता पार्टी इन बयानों का समर्थन नहीं करती। चाहे वो जांगड़ा जी ने कही हो, चाहे डीपी वत्स जी ने आज बात कही हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता खैर इस पे बहुत अच्छी तरह से विस्तार से बता पाएंगे कि उन्होंने किस परिवेश में कहा, लेकिन जो कहा कि बॉर्डर पे बैठे हुए ताश खेलते या कुछ इस तरह के लांछन, देखिए हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और अच्छे तरीके से वो बात रख रहे हैं। सरकार में शुरू से ही, पहले दिन से ही हमारी पार्टी का पूरा प्रयास रहा है कि किसानों के साथ न्याय हो। जो ये 3 प्रस्ताव लेकर आई थी सरकार, इसके अंदर यदि कहीं कमी है जिसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर करवाने की बात हमेशा से कही है। ये कहना बेमानी होगी कि वहां पे कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष के तौर पर काम कर रही है, वो चाहे बरगराली है, चाहे कुछ कर रही है, और पार्टियां चाहे वहां कुछ कर रही हैं, लेकिन सरकार के तौर पर हम उनमें जो कुछ परिवर्तन होना चाहता है या परिवर्तन होना चाहिए उसके पक्ष में है। वहां किसान भी बैठे हैं, चाहे उनको कोई किसी तरह बरगलाने की बात कही है गलत है, अपनी मांग लेकर वहां पर बैठे हैं। और जो जांगड़ा साहब या किसी और ने कही है, पूरी तरह से मैं तो इस बात का खंडन भी करता हूं कि उन्होंने ये बात गलत कही है। और दूसरा, आज जो विधायकों के बारे में किसी प्रकार की, ये जनप्रतिनिधि है, चुनकर आए हैं, हर किसी की ये जनता तय करती है। नहीं, मुझे ये बताइए भाग सिंह जी, ये आपको बात गलत लगती है क्या? जो भी कह रहे हैं डीपी वत्स, ये बात तो सच भी है कि विरोध तो हो रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हो फिर जेजेपी के नेता हो, तस्वीर तो सामने आती हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं, ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं कि उनकी जो भाषा थी वो भाषा ठीक नहीं थी, वो भाषा अमर्यादित है और संसदीय लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई भी स्थान नहीं है, इसको हम जगह नहीं दे सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन जो कुछ भी वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि अपने दिल की बात उन्होंने कही है और ऐसा हमें जमीन पर देखने को मिल रहा है? नहीं, डीपी वत्स जी हैं जो वहां आज बुलाए गए हैं, मेरा जहां तक मानना है कि वो एक सांसद के तौर पर गए हैं और ये अपनी किसी बात के लिए कहना कि ये इसलिए, ये इसका विस्तार से जवाब डीपी वत्स भाग सिंह दमदमा जी, डीपी वत्स ये कह रहे हैं, डीपी वत्स का ये कहना है कि देखिए मैं एक फौजी के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, आप लोगों के बीच में एक राज्यसभा सांसद के तौर पर मैं नहीं आया कि बीजेपी का राज्यसभा सांसद इसलिए मैं आया हूं, एक फौजी के तौर पर मैं आया हूं, आपने मेरा स्वागत किया है, लेकिन और किसी भी नेता में अभी उतना दम नहीं है, वो इस तरीके से लोगों के बीच में नहीं जा सकता है। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं प्रदेश में, वो ये कह रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए ना उनकी, पूरा बयान सुनिए आप उनका। मैंने पूरी बात सुनी है। हमारे देश और खासकर हरियाणा प्रदेश में हमारे बहुत फौजी भाई हैं जो सीमा पर भी लड़ते हैं और आकर यहाँ पे खेत में भी काम करते हैं, और बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर्ड होकर भी आ रखे हैं। मेरा जहां तक मानना है जो सम्मान है वो बींगे एमपी के तौर पर किया, नहीं हमारे फौजी साथी तो और भी बहुत हैं उस सभा में, और कितने ऐसे सभी को बुलाकर मान सम्मान की बात हुई है। तो भाजपा के सांसद भाग सिंह दमदमा जी, वो शब्द मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकता, उस भाषा का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता हूं जो कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन आप खुद सुन लीजिए वो बयान, आपको एक बार फिर से हम सुनवाते हैं। उसके बाद मुझे सुखवंत जी के पास भी जाना है, सुखवंत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम इसको लेकर उनकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन पहले उनका बयान आप सुन लीजिए, क्या कुछ कहा डीपी वत्स ने, आप सुनिए पहले। का खड़ा है, कोई राजपूत रेजिमेंट का, कोई मीडियम रेजिमेंट का, और एक आध बांग्ला से आया हुआ भाई जाट रेजिमेंट का भी मिल जाए मैंने, तो ये मेरा आने का कारण है। और सबसे बड़ा कारण पता है कि बीजेपी के एमएलए एमपी ईसा ज्ञान हो रहा है ना, बोला कुत्ता के लोग पाछे पड़ जाया करें, तो भाई ईसा हालात में फौजी घूमेगा, बाकी आम शाना मानस तो आवे कोई नहीं। सुना आपने भाग सिंह दमदमा जी? जी क्या कहेंगे आप? जी नहीं अमित जी, मैं कहता हूं कि जो शब्दावली वो सही नहीं है, और ये खुद भी भाजपा के सांसद के तौर पर वहां गए हैं, और इन्होंने किस परिवेश में बयान दिया है ये पार्टी यदि पूछती है तो भाजपा इनसे पूछ सकती है, क्योंकि देखिए हमारे क्षेत्र अधिकार में इनसे सवाल करने, लेकिन अगर आप पूछे कि एक राजनीतिक परिवेश में किस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए थी, वो इस प्रकार नहीं होनी चाहिए थी, मैं ये बात जरूर। ठीक है, चलिए मैं आता हूं आपके पास। सुखवंत जी,
आप कैसे देख रहे हैं डीपी वस्के इस बयान को, क्योंकि बयान हमने आपको सुनवा दिया है, इनेलो पार्टी कैसे देख रही है? अमित भाई नमस्कार, सब साथियों को नमस्कार और धन्यवाद, मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। देखिए अमित भाई, डीपी वत्स साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल धरातल की बात है, ग्राउंड की बात। अब भाग सिंह दमदमा जी उसके ऊपर इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि हालत पार्टी की भी वैसी हो। ये अलग है कि डीपी वत्स साहब ने बीजेपी वालों के साथ के लिए बोला है, लेकिन इसको बीजेपी और दोनों के लिए ही समझा जाए। वो इसलिए डिफेंड करेंगे कि नहीं, वो तो जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीपी वत्स साहब का एमपी के नाते वहां पे सम्मान हुआ। अमित भाई, एक्चुअल में यही स्थिति है, यही वास्तविक स्थिति है कि लोग बुरी तरह से ढूंढ रहे हैं जेजेपी और बीजेपी के लोगों को। अब तो लोगों ने लिस्टें बनानी शुरू कर दी कि भाई कौन व्यक्ति जो है ना बीजेपी के पक्ष में था, कौन बीजेपी के पक्ष में था। इस प्रकार की स्थिति ग्राउंड पे हो रखी है। इस बात को कोई मानने ना मानने, क्योंकि ये लोग तो मानेंगे नहीं। इन लोगों ने तो अब वो एक बात है, गालिब से किसी ने पूछा एक बार, आप जैसे अभी भाग सिंह के पूछ रहे थे कि भाई आपका क्या मजहब है, तो गालिब ने जवाब दिया कि मेरा तरीके मजहब क्या बताऊं मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। अब जेजेपी के प्रवक्ता साहब क्या जवाब दें, उनको तो सिर्फ सत्ता की बड़ाई साथ सताती है। वो एक बात तो इधर रखते कि वो शिया के साथ शिया है, सुन्नी के साथ सुन्नी है। तो इन लोगों को ग्राउंड की स्थिति का या तो पता नहीं है, और अगर पता होता तो डीपी वत्स साहब की बात को किसी प्रकार से भी उसको वो नहीं है, उनके शब्दों के ऊपर कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन कई बार क्या है कि सही स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, और यही वास्तविकता है। तो लोग ढूंढ रहे हैं और लटने लेके ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिले, क्योंकि इस प्रकार से किसानों की जो आज दयनीय हालत है, जो ग्रामीण अंचल की हालत है, जो शोषित वंचित गरीब की हालत है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है सरकार के उसमें, और किस प्रकार से ये लोग सत्ता की मड़ाई काट करके अपने घरों से भर रहे हैं, और इन लोगों के घरों को इन्होंने दबा दिया, तो लोग ढूंढेंगे। अभी अभी स्थिति और ज्यादा भयावह होगी और लोग इनको घरों तक जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ सार्वजनिक मंचों के ऊपर या सार्वजनिक प्रोग्रामों के ऊपर लोगों ने किया है। अब अमित भाई वो समय दूर नहीं है जब लोग इनके घरों तक जाएंगे, उनको पकड़ के पूछेंगे। जहां तक अभी किसी साथी ने ये कहा कि ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो साफ जनता ही। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ सुखवंत जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। लेकिन भाग सिंह जी, ये बात तो आप स्वीकार करेंगे कि अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के एमपी, एमएलए या मिनिस्टर्स अगर इस तरीके का बयान देते हैं किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है? इससे दिक्कत आपको भी हो सकती है, क्योंकि आप गठबंधन में, आप सरकार चला रहे हैं प्रदेश में, आप बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार चला रहे हैं, तो फर्क पड़ता है। मानते आप ऐसा? अमित जी, सुखवंत जी की बात पे कहूँ कि एक थोड़ी सी अधिक बात कहूंगा कि सूत न कपास और आगे समझदार हैं। इनेलो के बारे में मैं इससे ज्यादा जो अगली पंक्ति है मैं वही कहूंगा। ये तो इस तरह कहेंगे, जिस समय चुनाव हुआ 2019 का, अभय सिंह जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माइक के ऊपर आकर भाजपा के साथ जाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने अपने साथ नहीं लिया। इनके वो दर्द और वो टीस थी। तो इस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर एक विषय आप इसके ऊपर सभी तरह से हैं। मैं जरूर कहता हूं कि जो कमियों की बात है वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि सुखबीर बादल जी समर्थन लेकर वापिस आए वहां से। अगर वो मेरा कहना था कि वो सरकार में रहकर और प्रेशर डालते तो स्थिति और होती। आज इस बारे माननीय प्रधानमंत्री आप सरकार में रहकर, आपको लगता है कि आप सरकार में रहते हुए हरियाणा सरकार पर किसी तरह का कोई दबाव डाल पा रहे हैं? केंद्र सरकार पर आप दबाव डाल पा रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कि आप दबाव डाल पा रहे हैं? सर मेरा सवाल आपसे, आपने जो कहा उसी से सवाल निकाला है मैंने। आप जो कह रहे हैं उसी से सवाल है मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि आपको लगता है कि आपकी पार्टी, हरियाणा की बीजेपी सरकार जिसमें आप भी सरकार का हिस्सा हैं, और केंद्र सरकार जहां पर आपकी बात को सुना जाएगा अभी, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि आप उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं वहां तक? अमित जी पूरी तरह से बात पहुंचा पा रहे हैं, कह कर आ रहे हैं सब जगह के इसका रास्ता। और उसके आप रिजल्ट देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सेशन के दौरान कहा कि कहीं परिवर्तन होने की जरूरत है, हम उसमें परिवर्तन करने को तैयार हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दे रखा है 4 व्यक्तियों की कमेटी के साथ, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ तालमेल कर इसका जरूर निकलेगा। ये कहने कब निकलेगा सर, कब निकलेगा? 16 जनवरी के बाद से सर, आज 16 जनवरी के बाद से तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है।
देखिए किसानों और इसी सरकार के बीच बातचीत में, के लिए और आप कह रहे हैं हल आपको निकलेगा। हल इसी कैसे के निकलेगा? आगे जल्दी भी कोई अभी रिजल्ट कोई डेट आएगा। नहीं है। आपको अमित कैसे लग जी, रहा है हल निकलेगा? अमित जी, हम इस बारे में किसानों की तरफ से सरकार में बैठकर हर जगह ऊपर केंद्र तक बात कर रहे हैं, और जितना हल आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देंगे। आप इस तरह से अगर कहेंगे कि हर तरफ से हर चीज का ये तरीका, जिस प्रकार से अगर आप आज प्रदेश में कहे कि कांग्रेस के मेरे भाई भारद्वाज जी बैठे हैं, अगर इनकी आज बात करें कि चरखी दादरी में क्या हुआ इनका आज वो वहां पे किसान से और किसी चीज से नहीं लेना, सिर्फ सत्ता की लड़ाई और जूतम पहल सत्ता के लिए इनको वहां किसानों से कोई मतलब नहीं। वहां उस प्रकार की चलिए जवाब ले लेते हैं। आज भाग सिंह दमना, भाग सिंह पूछिए। दमना जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि हंस रहे हैं संजीव जी। संजीव जी, हाँ, लेकिन बात तो सही है, बात है। सवाल तो पूछा पूरा जाएगा प्रदेश आपसे। हंस रहा है कांग्रेस पे। आप दूसरे की बात करते हैं, आप बीजेपी की बात करते हैं, जेजेपी की बात करते हैं, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा सर। आपकी गुटबाजी एक बार फिर से सामने आ गई सर। कितने गुटे हैं ये? कब तक चलता रहेगा? और ऐसे कैसे लड़ेंगे बीजेपी से आप? ऐसे लड़ेंगे सर? ऐसे जीतेंगे? अमित, आपको बताऊं कि इन लोगों को अपनी नाकामियां छुपाने के लिए हमेशा सत्तारूढ़ दल का, मैं भाग सिंह भाई का कुछ बात को मना नहीं करूंगा, इनका हक है बोलने का, लेकिन किसी भी घर में कोई भी निर्णय लेते वक्त किसी को भी कोई नाराजगी हो सकती है, कोई कहासुनी हो सकती है, कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना बड़ा मसला है पूरे हरियाणा में। ये नहीं सर, मसला बड़ा है सर, चुनाव हो रहे हैं, मसला बड़ा है सर। जूतम पेल हुआ वहाँ, जूतम पेल हुआ सारा। आप इतनी जोर से भाग सिंह भाई बोलेंगे ना, जूतम पेल हुआ। आप देखें आपके घरों में क्या हो रहा है, सत्ता की किस तरह से वो घर नहीं है सर, वो घर नहीं है, पब्लिकली हो रहा है मीटिंग। घर में आपके कुछ हो परिवार में मेरे को बोलने का ये राइट नहीं है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप मजबूर कर रहे हैं, ये घर घर की कहानी है। घर के अंदर अगर कोई किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, कार्यकर्ता को ऐतराज है तो संजीव भारद्वाज जी, सवाल यह है कि ये घर घर की कहानी कब तक चलेगी? इससे जगहसाई होती है, दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है, और इससे जनता में भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है। अगर आपकी इतनी बड़ी पार्टी अगर इस तरीके से आपस में ही कार्यकर्ता लड़ेंगे और गुट बना लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी ने भी किसान की बात नहीं की वहाँ सिर्फ प्रधान मेरा ये बने, ये हुड्डा जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद, चलिए जूतम पेल मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं एक मिनट के लिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। वहां के विजुअल्स भी हम आपको दिखाते हैं, वहां की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर लात घुसे चले, किस तरीके से झगड़ा हुआ, ये आप सुनिए, किस तरीके से नारेबाजी हुई, ये आप सुनिए। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और आप जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए कि हकीकत क्या है। कांग्रेस पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन बार बार इनकी जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ जाती है, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, हम बार बार ये बात कहते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सफाई पेश की गई है। फौज है कि एक जगह समा नहीं पाती, वो अलग अलग डाइवर्ट करना पड़ता है। अलग अलग डाइवर्ट नहीं करना पड़ता। आज यूथ क्या उनकी विचारधारा नहीं मिलती? नहीं, विचारधारा की बात नहीं। आज यूथ कांग्रेस कोई कार्यक्रम कर रही है तो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम होगा। आज एनएसयूआई कोई कार्यक्रम कर रही है तो एनएसयूआई का कार्यक्रम होगा। आज अगर महिला कांग्रेस कोई किसी मुद्दे को लेकर कार्यक्रम करती है तो महिला कांग्रेस का कार्यक्रम होगा। अपन उसको पार्टी की विचारधारा एक कार्यक्रम है, वो अलग अलग कार्यक्रम हो सकते हैं। हम लोग सबसे फीडबैक लेंगे, इनकी मंशा के अनुसार हम लोग रिपोर्ट बना के आगे चलेंगे। के अंदर भी एक लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई सबके अंदर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक सभी लोगों से रायशुमारी करेंगे, और जो सही मायने में कांग्रेस पार्टी का सच्चा वर्कर और सही मायने में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की नीतियों के ऊपर काम करते हुए आने वाले समय में गरीब की, मजदूर की, किसान की, व्यापारी की बात को मजबूत तरीके से उठा सके, पार्टी के हित में उठा सके, उन्हीं व्यक्तियों को मौका भी मिलना चाहिए। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, और किस तरीके से बड़ी चतुराई से सफाई पेश की गई है वो भी आपने देखी, वो भी आपने सुनी। हालांकि ये सफाई बार बार पेश की जाती है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हम सबने देखी हैं। संजीव जी, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, जवाब ले लेते हैं, किसानों की लड़ाई ये लड़ रहे थे, आपके पास आ रहे हैं भाग सिंह जी। संजीव जी, मुझे मेरा समय प्लीज दे दिया करें। प्रॉब्लम क्या है, मुझे समय नहीं मिलता। मैं इसके बारे में आपको सर पूरा समय आपको मिलेगा। इससे पहले भी आप ही जवाब दे रहे थे, अब बोलिए आप। मैं अमित जी सिर्फ इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं था। घर में अगर दो कार्यकर्ता आपस में
किसी बात पे मनमुटाव हुआ है तो आप देखें, अगर दो लड़ बार-बार रहे क्यों हैं होता है तो सर ये? बार-बार क्यों होता है? अमित ये मनमुटाव मुझे पूरा इतना बड़ा धीरे-धीरे सर ये किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है वहां बैठकर। चौधरी की लड़ाई पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, प्रदेश को आप गुमराह कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को के किसानों के लिए इकट्ठे होते हैं, झूठ अपनी चौधर के लिए बजाते हैं। हाँ संजीव जी, देखिए मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, शांति से मैंने आपकी बात सुनी, तो प्लीज आप भी शांति से सुने और अपने वक्त पे इस बात का जवाब दें। मैं अमित जी आपके माध्यम से अपने साथियों को और जनता को ये बताना चाहूंगा, किसी घर में अगर दो कार्यकर्ताओं में, दो भाइयों में कोई मनमुटाव है तो 100 भाई उनको समझाने वाले भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं कहा तो ये जाता है ना किसानों का सवाल है, भाग सिंह भाई ने, संजीव जी कहा तो ये जाता है ना कि भाई दो नहीं है, ये भाई बहुत सारे हो गए, कई सारे गुट हैं, बार बार ये कहा जाता है और यही वजह है कि ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। ये हुड्डा गुट और किरण गुट की बात नहीं है, इसमें रणदीप गुट भी है, इसमें कुमारी सैलजा गुट भी है, इसमें और भी बहुत सारे गुट हैं, 10 नाम गिना सकता हूं मैं। बार बार कहा जाता है, हर बार आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मीडिया की उपज है, लेकिन सर तस्वीरें तो जो भी हम देख रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं, तो मीडिया को आप बीच में ले आते हैं इसमें। आप लोग मुझे, आप जब चुप हो जाएं, जब मेरा जवाब लेना हो मैं तब बोल पड़ूंगा। चलिए आप बीच में बात पूरी नहीं होने देते, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मेरी बात के बीच में। चलिए आप बोलिए आप। हाँ बोलिए। मैं अमित जी ये कह रहा हूं कि अगर वहां पूरे हरियाणा में ये संगठन के चुनाव हो रहे हैं, अगर किसी जगह कोई दो भाइयों में मुटाव हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी घटना है। उनको समझा दिया गया कि आपस में ऐसा नहीं लड़ते, खत्म हुई बात। फिर जहां तक किसानों की बात भाग सिंह भाई ने की है, आज आप देखें हमने किसानों के हर मुद्दे पे सड़क पे आके उनकी मांगों का समर्थन भी किया है। जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की भी मांग की है, नौकरी की भी मांग की है। छोटी छोटी घटनाओं पर मुआवजा दिया जाता है, नौकरी दी जाती है। देश का अन्नदाता वहां शहीद हो रहा है, उसके लिए ये सोचते नहीं और ले देकर जब इनको अपनी नाकामियां छुपानी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की छोटी से छोटी घटना को इतना बड़ा कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया। ये कम से कम ये इस घटना को छोड़ के ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। ऊपर किसान शहीद नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं सर, मैं आप ही के सवाल को आगे बढ़ाता हूं। मैं भाग सिंह जी से पूछ रहा हूं, भाग सिंह जी क्या ये बात बिल्कुल सही है जिस तरीके से संजीव जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के इस गुटबाजी की आड़ में कहीं ना कहीं उस सवाल से बचना चाहते हैं जो सवाल आपसे हर कोई आज पूछ रहा है, क्या आप जो किसान जो बॉर्डर पर मारे गए, क्या आप उन्हें शहीद मानते हैं? और जो कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, क्या जननायक जनता पार्टी केंद्र सरकार से गुजारिश करेगी, हरियाणा सरकार से गुजारिश करेगी कि उनके मृतकों के परिवारों के लिए कुछ मुआवजे का ऐलान करे, इस तरह का कोई प्रावधान हो? क्या आपकी पार्टी ऐसा कुछ कदम उठाएगी आने वाले समय में? देखिए अमित भाई, जिन किसानों ने वहां शहादत दी, मैं तो ये कहूंगा, मुझे खुले मन से कहते हैं कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में एक शहीद की डेफिनेशन के ऊपर आए तो फौज में जो फ्रंट लाइन पर है, ऐसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी सरकार के, और वो मैं नहीं कहता किसी पार्टी के, वो पहले से एक एक्ट बना रखे हैं कि वहां शहीद की क्या परिभाषा है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपने समाज के जिन्होंने समाज की बात को उठाई वहां पर और अपनी शहादत वहां दी है, पूरी तरह से उनसे सहमति रखते हैं और किसान की भलाई के लिए, उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन चीजों में कमी है सरकार उस चीज के ऊपर आ चुकी है। केंद्रीय के परिवारों के लिए मुआवजे की बात का समर्थन करते हैं या नहीं? हम समर्थन करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम किसान की हर जायज मांग का समर्थन करते हैं, जो मांग पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो आज 3 कृषि बिलों के ऊपर आपको लगता है कि पार्टी की जो मांग है वो जायज नहीं, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की मांग करी वो जायज नहीं? ये कह रहे हो आप? किसान की मांग कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी राजनीति किसान भी तो कह रहे हैं सर, कई किसान नेताओं की ओर से कहा गया है, कई किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, और ये भी कहा गया है कि उनके जो परिवार है उनको मुआवजा राशि दी जाए। कई बार कहा है किसान नेताओं ने सर, अमित भाई इससे पहले किसान नेताओं के बयान आ चुके हैं। इनसे पहले ये तो कॉपी पेस्ट कर चलाने वाले लोग हैं। इनसे पहले सर्वप्रथम किसान नेताओं के जो वहां पर उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि इस प्रकार से जो हालात पैदा हो रही हैं, उसी के ऊपर माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मुलाकात की, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से की, और आज
उस बात ठीक है, पर मैं आ रहा हूँ आपके आपके पास सामने। सर, मैं आ रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। सुखवंत जी बहुत देर से उनसे सवाल हुआ नहीं है। सुखवंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपको लगता है कि जो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं जेजेपी नेताओं की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से, क्योंकि आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, अभय चौटाला तो उसके एवज में अपना इस्तीफा तक दे चुके हैं, तो अब ये अपने आप में, क्योंकि इसको लेकर कई बार कहा भी गया कि एक बहुत बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे जननायक जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? डीपी वत्स की ओर से जो कुछ कहा गया, रामचंद्र जांगड़ा की ओर से जो कुछ कहा गया, आपको लगता है कि जननायक जनता पार्टी के ऊपर इसका कोई असर होगा? और आने वाले समय में आपको लगता है कि जो मतभेद अब उभर के धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, ये बढ़ेगा या कैसे देख रहे हैं आपकी पार्टी से? अमित भाई, जननायक जनता पार्टी के ऊपर फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है जी। तो आप ये देखिए कि इनके उछाना में 2 दिन पहले क्या हुआ, लोगों ने भगा के इनके जो नेता थे वो पिछले दरवाजे से भागे हैं। और दुष्यंत चौटाला जी किसी प्रोग्राम में कर सकते हैं क्या कहीं जा करके? आप कह रहे हो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ चुका है। लोग इनको किसी भी गांव में नहीं जा सकते, जिस जनता के प्रतिनिधि होने का ये दावा करते हैं उस किसी गांव में नहीं जा सकते। दूसरी बात अमित भाई कि अब फर्क पड़ेगा, देखो इनके ऊपर तो भाग सिंह जी की बातें अभी हम सुन रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग स्थिति को उसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। सुखवंत जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए बीजेपी के प्रवक्ता हैं रमन मलिक साहब। रमन मलिक जी, डीपी वत्स ने जो कुछ कहा है वो बयान आपने सुना भी होगा सर, आपका रिएक्शन में जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? आपको लगता है कि शोभनीय है? देखिए, 2 चीजें मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा यहाँ। मैंने वो बयान अभी सुना है, आपके चैनल ने मेरे को भेजा है जी, और मैं ये समझता हूँ वो बयान जिस प्रकार से विधानसभा में भी ये बोला गया और बताया गया कि किस प्रकार से 1000 पुलिस के होते हुए 200 लोगों को भेज के मुख्यमंत्री जी की रैली को खराब करना, और वो रैली मलिक साहब, मैं चाहता हूँ मसले पर नहीं, मैं चाहता हूँ मुद्दे पर रहें, मुद्दे से आप भटके ना, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी जो भी बात कहना चाहें बोल लीजिए, जनता तक पहुंचे। नहीं मलिक साहब, आप अपने हिसाब से बोल लीजिए, फिर मेरी आवश्यकता नहीं है ना। नहीं, मेरे सर, अगर आप भाई साहब अगर आपने अपने हिसाब से बोलना है, अगर आप बोलेंगे सर तो वो भी ठीक नहीं है ना सर। बस मेरा छोटा सा, क्यों मैं कोई जनता टीवी का पेड सर स्पोक्स पर्सन तो वो नहीं। सर मेरी बात सुनिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो है ना सर, पार्टी की बात तो रखेंगे ना। तो मैंने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखना है मैं वो रखूंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपका पक्ष रखूं तो मेरे से जो कुछ कहा है आप उससे सहमत हैं असहमत, बस इतना बता दीजिए। मैं ऐसा जवाब ही नहीं देता हूँ, मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। अच्छा दीजिए, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। ठीक है सर, दीजिए आप अपने हिसाब से, देखते हैं आपका अपने हिसाब से क्या जवाब है। 1000 पुलिस के होते साथ में 200 लोगों को 250 लोगों को भेज के मुख्यमंत्री की एक पंचायत को इन कृषि कानूनों को लेके जब उसको खराब करा गया, और वहां पे ये सरकार चाहती तो जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे दलों ने पूर्व में काम करा हुआ है वैसे भी करती। हमने बड़ी संवेदनशीलता से उस कार्यक्रम को खराब होने दिया कि जी वो खराब हो जाए लेकिन समरसता खराब ना हो। मैं आज ये कह रहे हैं सर कि एमपी एमएलए के पीछे, बीजेपी के जो एमपी एमएलए हैं उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं। और वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा में बोल नहीं सकता टीवी पे, तो वो तो ये बात कह रहे हैं, आप अलग बात कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब है, आप कह नहीं रहे, लेकिन मतलब तो आपका यही है कि वो कांग्रेस है या वो इनेलो का कार्यकर्ता है, आप तो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन डीपी वत्स तो कुछ और कह रहे हैं ना सर। कहना चाहता हूँ, मेरे को प्लीज उसको कहने दीजिए। आप बार बार बीच में खराब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलिए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूँ कि ये कुछ एक लोग भेजे जाते हैं इस प्रकार से ताकि ये काम हो। अब 2 तरीके होते हैं इसको संभालने के, या तो आप उनको उन्हीं की शैली में बोलें, या आप सभ्य शैली में उनको जो वो कर रहे हैं वो करके उनका व्यक्तित्व जो है वो उजागर होने दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, हाँ ये स्पष्ट बात है कि बीजेपी जेजेपी या जो भी लोग कृषि कानूनों को सही रूप से सामने रख रहे हैं उनको बोलने ना दिया जाए, ऐसी मंशा के साथ हमारे एमपीज एमएलए के पीछे लोगों को छोड़ा जाता है। ये एक फैक्ट है और यही नकारात्मक पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे हैं। समय की कमी है मलिक साहब, माफी चाहेंगे, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे,
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डीपी वत्स ने जिस तरीके से बयान दिया है, क्या सोच समझकर उन्होंने बयान दिया है? क्योंकि डीपी वत्स बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, तो क्या जानबूझकर उन्होंने ये बयान दिया है? क्या वो अपनी बात जहां तक पहुंचाना चाहते थे वो बात अपनी पहुंचा चुके हैं? और क्या पार्टी उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करेगी इस बयान को लेकर? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है, वो जो बार बार सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी इसके लिए कुछ करेगी भी या नहीं करेगी? क्योंकि जो बार बार कांग्रेस पार्टी इस तरीके से जब करती है, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, तो लोगों के मन में भी सवाल खड़ा होता है कि जब आपस में इनमें नहीं बन रही है तो वो प्रदेश का भला कैसे करेंगे? सोचिए आप। और ये भी आप देखिए कि किस तरीके से जो प्रदेश की सियासत है वो किस ओर जा रही है और किस तरीके से इस सियासत के बीच में हमें और आपको अपने फैसले लेने हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।